आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हम लोग का लास्ट लेक्चर है और आज के बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहला टर्म हम लोग को पढ़ना है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि मेटालिक नेचर होता क्या है और नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है। मेटल के नेचर को कहते हैं मेटालिक नेचर और नॉन मेटल के नेचर को कहते हैं नॉन मेटालिक नेचर। तो कहेंगे मेटल का नेचर क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर की हम लोग बात करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी। मतलब मेटल जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी के कारण जो है मेन रूप से जो उसका जो हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो क्या, इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल का यही होता है। तो कहते हैं क्या कि मेटालिक प्रॉपर्टी अगर किसी मेटल का बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। कहते हैं क्या कि जितना आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना वो उतना अच्छा मेटल होगा और उतना ही अच्छा उसका मेटालिक नेचर होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, मतलब उतना ही आसानी से अपने आप अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, ठीक है। और जितनी प्रॉब्लम होगी किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में वो उतना ही खराब मेटालिक नेचर का होगा, ठीक है। तो मेटालिक नेचर डिपेंड करता है कि कोई भी मेटल कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन तो करने की बात होगी नहीं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो हमेशा लॉस करता है, ठीक है। तो अच्छा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन करेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन तभी लॉस करेगा जब उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो किसी मेटल का जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही अच्छा मेटालिक नेचर का होगा, बिकॉज वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग मेटालिक नेचर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक नेचर का। तो नॉन मेटालिक नेचर क्या है, नॉन मेटल का नेचर। नॉन मेटल हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। मतलब जो भी नॉन मेटल है उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा। और हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ कब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो साइज जितना छोटा होगा किसी भी नॉन मेटल का, जितना छोटा साइज होगा उसका नॉन मेटालिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज साइज छोटा होने के कारण से जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कहीं ना कहीं उसका नॉन मेटालिक नेचर उतना ही बढ़िया होगा। तो हम लोग इसका वेरिएशन की बात करेंगे ना पीरियोडिक टेबल में कि कैसे ये वेरी करेगा, ठीक है ना, कैसे ये वेरी करेगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर हम लोग किसी भी पीरियड की बात करते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा अब इस बात को, अगर हम लोग किसी भी पीरियड्स की बात कर रहे हैं या किसी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट पीरियड होता है बच्चों और टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप होता है। तो लेफ्ट में हमारा क्या है, मेटल्स है ना, और राइट हैंड साइड में जो भी है वो क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग मेटल से किधर की ओर जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की ओर जा रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, मेटल से नॉन मेटल की ओर मूव करने का मतलब ही है कि मेटालिक टेंडेंसी उसकी क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटालिक नेचर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, जबकि नॉन मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि साइज जो है वो क्या होता है बच्चों, वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम जो है वो साइज क्या करता है बच्चों, इंक्रीज
ठीक है, साइज डिक्रीजेज और अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीजेज। तो बड़ा सिंपल बात है। हम लोग बात करते हैं मेटालिक नेचर का, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज करता है, तो मेटालिक नेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी मेटल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, ठीक है ना। और हम लोग जो है लेफ्ट राइट कहाँ जा रहे हैं बच्चों, मेटल से नॉन मेटल की ओर। तो मेटालिक टेंडेंसी घटेगी और नॉन मेटालिक टेंडेंसी बढ़ेगी, बिकॉज लेफ्ट राइट साइज छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे मेटालिक टेंडेंसी डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक टेंडेंसी इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग टॉप टू बॉटम की बात कर लें। टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ रहा है बच्चों, साइज बढ़ रहा है, तो कॉमन सी बात है, विथ इंक्रीजिंग साइज मेटालिक नेचर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। बिकॉज क्या बात है, मतलब मैटर क्या है, तो भाई साइज बढ़ने के कारण मेटालिक नेचर बढ़ क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि मेटालिक नेचर का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी। और अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी है तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कब लॉस करेगा कोई भी एटम, जब प्रोटॉन का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम हो। ये कब हो सकता है, जब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। ये कब हो सकता है, जब उसका साइज बड़ा हो, ठीक है। जब साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, वही हम लोग बात करेंगे टॉप टू बॉटम। तो ये तो मेटल्स के लिए हो जाएगा स्पेशली। और हम लोग का जो भी नॉन मेटल्स का जो ग्रुप है, जो भी नॉन मेटल्स का क्या है ग्रुप है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो नॉन मेटालिक नेचर घटेगा, ठीक है। होपफुली आप लोग ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग अब इसके लिए एक थ्योरी लिख लेते हैं सिंपल सा, है ना। बहुत टफ थ्योरी नहीं है, बहुत आसान सा थ्योरी है हमारा। क्या कहेंगे, मेटालिक नेचर increases, sorry, decreases ना, metallic nature decreases when we are moving from left to right in a period, ठीक है। वही हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा बच्चों व्हाइल when we are moving from top to bottom in a group, metallic nature increases। वही हम नॉन मेटालिक नेचर के बारे में बात कर लेगा, क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक नेचर increases when we are moving from left to right in a period, while non-metallic nature decreases when we are moving from top to bottom in a group। तो जो होपफुली आप लोगों को मेटालिक का नॉन मेटालिक नेचर का वेरिएशन जो है पीरियोडिक टेबल में समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो बच्चों हम लोग अपना एक नया टॉपिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की जो बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है बेसिक ऑक्साइड्स और दूसरा होता है एसिडिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे और एसिडिक ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, है ना। तो कहने मतलब बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या कि वह ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का हो, दैट मीन इसका पीएच वैल्यू 7 से एबव हो, है ना। और अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड्स है तो उसका नेचर एसिडिक होगा, दैट मीन पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी। तो कब हमारा बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा और कब हमारा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वो हमको समझना पड़ेगा। यह बहुत टफ नहीं है। अगर मेटल ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोग ये तो समझ में आ गया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होगा बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। ये क्लियर है हमारा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का और मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बेसिक नेचर का। तो हम लोग को नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का ही वेरिएशन समझना है टॉप टू बॉटम ग्रुप में और लेफ्ट राइट इन अ पीरियड। तो बड़ा ध्यान से समझिए आप इस बात को। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, फिर से वेरिएशन देख लेते हैं कोई और। इधर से इधर की ओर साइज डिक्रीज करता है और मेटालिक नेचर डिक्रीज करेगा बच्चों, मेटालिक नेचर डिक्रीज करेगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेटालिक नेचर डिक्रीजेज और नॉन मेटालिक नेचर बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, ठीक है। मेटालिक नेचर जो होगा वो क्या डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा। जितना बढ़िया मेटल होगा उतना ही अच्छा वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, उतना ही अच्छा उसका बेसिक ऑक्साइड्स होगा। जितना अच्छा मेटल होगा बच्चों उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का उसका ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेटालिक नेचर तो इधर से इधर की ओर घट रहा है, तो मेटल का नेचर घटेगा तो उसका ऑक्साइड का नेचर भी क्या होगा, जो बेसिक नेचर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कह सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ metallic oxides decreases while acidic nature of non-metallic oxide increases when we are moving left to right in a period। बहुत सिंपल बच्चों, जब मेटालिक नेचर डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो ऑक्साइड का जो नेचर होगा यानी जो बेसिक नेचर होता है वो क्या, वो भी डिक्रीज करेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड डिक्रीजेज व्हेन वाइल, अब कॉमन सी बात है, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर क्या होगा इधर की ओर बढ़ेगा, व्हाइल एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीजेज व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। अब चलिए हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर बढ़ता है ना बच्चों, मेटालिक नेचर बढ़ता है टॉप टू बॉटम। तो कॉमन सी बात है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और वही हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कहीं नॉन मेटल के ग्रुप में देख रहे हैं तो टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होगा तो नॉन मेटालिक नेचर घटेगा,
तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, घटेगा। लिख सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ metallic oxide increases while acidic nature of non-metallic oxide decreases when we are moving top to bottom in a group। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि Na2O, ठीक है ना। ये बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल का। एक Na2O, फिर बात कर लेते हैं हम लोग सोडियम हमारा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, सॉरी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट ग्रुप का है। हम लोग थर्ड पीरियड का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, MgO। बात ध्यान से इस बात को यानी किसका बेसिक, क्योंकि कॉमन सी बात है, मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, दोनों तो बेसिक नेचर में होगा, बेसिक नेचर का ही होगा, तो किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, है ना। तो कॉमन सी बात है, लेफ्ट राइट साइड डिक्रीज करता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा, तो बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स Na2O का जो है बेसिक नेचर ज्यादा होगा इन कंपेयर टू MgO। नहीं, सोडियम ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, मतलब इसकी pH की वैल्यू 7 से, दोनों का 7 से ज्यादा होगा, लेकिन इसका 7 से, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप कहेंगे टॉप टू बॉटम का एक आध एग्जांपल बता दिया जाए एसिडिक नेचर का, मान लेते हैं, चलिए ठीक है, हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो एक बात कर लेते हैं N2, है ना, और बात कर लेते हैं P2O5, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप में है बच्चों, और दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। और जब हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करेगा, तो उसका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे कि N2O का एसिडिक नेचर ज़्यादा है इन कंपेयर टू P2O5। तो होपफुली आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब एक और टॉपिक को देख रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, जैसे अभी जैसे पिछला जितना भी टॉपिक था वो सारा आसान था, वैसे ही ये भी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है किसी दूसरे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना, है ना, दूसरे सब्सटेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, है ना। तो जो जिस कारण से, जिस सब्सटेंस के कारण से दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा ना, तो वह सब्सटेंस को जिसमें इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इंक्रीज कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, कॉमन सी बात है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का नेचर,
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहेंगे, बल्कि जिसके कारण घटेगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉमन सी बात है, जो किसी दूसरे एटम में या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, कम करने का वजह बनेगा, वह सब्सटेंस क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं और रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस में होगा, सबसे पहले हम लोग ये सोचना पड़ेगा। तो हम लोग अगर मेटल के बारे में बात करें तो कोई मेटल है, तो मेटल है इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी, तो जानते हैं, बड़ा ध्यान समझिए इस बात, इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ +1 हो गया चार्ज, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा बच्चों? ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मेटल हैव रिड्यूसिंग पावर। मेटल हमेशा किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर केमिकल रिएक्शन करता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग नॉन मेटल के बारे में बात करें, अगर हम लोग कोई नॉन मेटल के बारे में मान लेते हैं N, तो दे हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ड्यू टू व्हिच एनायन इज फॉर्म्ड। बड़ा ध्यान समझें, 0 है, यहाँ -1 होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है, खुद को घटा रहा है। तो खुद को घटा रहा है तो यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो खुद को घटाएगा, दूसरे को क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। नॉन मेटल हैव इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल हैव ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बड़ा सिंपल है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर का हम लोग लेफ्ट राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में वेरिएशन देखते हैं। तो कॉमन सी बात है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग लेफ्ट राइट जाने का मतलब है कि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं। तो मेटल हैव व्हाट? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा बच्चों, और वही नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब हम लोग लेफ्ट राइट जाएंगे, लेफ्ट राइट यानी कि जा रहे हैं नॉन मेटल की ओर, और नॉन मेटल की टेंडेंसी कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है बच्चों को इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और हम लोग टॉप टू बॉटम बात करें, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसका होता है बच्चों? नॉन मेटल का, और नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम लोग आएंगे नीचे, तो साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक टेंडेंसी घटेगा और मेटालिक टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मेटल हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मींस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। लिख सकते हैं लेफ्ट राइट इन अ पीरियड while what? Reducing nature also increases, reducing nature also increases when we are going top to bottom in a group, top to bottom in a ग्रुप। चलिए, ये हम लोग बात कर लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। चलिए उल्टा में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का हम लोग बात करते हैं कहाँ बच्चों? टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट राइट इन अ पीरियड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करते हैं हम लोग लेफ्ट राइट इन अ पीरियड, और फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का बात करेंगे हम लोग कहाँ? टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, उल्टा। बहुत सिंपल है। अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट इन अ पीरियड क्या हो रहा है? क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना बच्चों। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कॉमन सी बात है, डिक्रीज करेगा लेफ्ट राइट इन अ पीरियड। तो हम ले सकते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग
property decreases from left to right in a period while अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें बच्चों तो नीचे की ओर साइज तो बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो मेटालिक टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, सॉरी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसका है बच्चों, होता है नॉन मेटल्स का। और नॉन मेटल्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम में ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो साइज बड़ा होते रहने के कारण हम लोग कहेंगे क्या कि वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर कह सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं लिख देते हैं क्योंकि नेचर ही वर्ड यूज कर रहे हैं लगातार। ऑक्सीडाइजिंग नेचर decreases when we are going top to bottom in a group। तो होपफुली आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर समझ में आ गया होगा, और वेरिएशन भी इसका पीरियोडिक टेबल में समझ में आ गया होगा, पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जिसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप का। कहते हैं क्या कि सेकेंड पीरियड का जो हमारा एलिमेंट्स है जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, है ना। थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स जो है ना उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। हम लोग अप्रॉक्स सिमिलर बोल रहे हैं, परफेक्ट सिमिलर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। परफेक्ट सिमिलर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सिमिलर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं फर्स्ट जो हमारा सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी के इक्वल है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। अब वो सब एक दूसरे के साथ डायगोनली रिलेशनशिप में है, मतलब डायगोनल वो आपको टच करते हुए दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो डायगोनल एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। कहते हैं लिथियम का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी होता है मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी होता है एल्युमिनियम के साथ, सॉरी बेरिलियम का, सॉरी, और बोरॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी होता है सिलिकॉन के साथ। क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कैसे टच कर रहे हैं बच्चों, डायगोनली, इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो मैटर आएगा कि सर कैसा प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक साइज लगभग दोनों का सेम होता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट सेम नहीं होता है। बेरिलियम एल्युमिनियम का साइज लगभग सेम होता है, और बोरॉन और सिलिकॉन का भी लगभग साइज क्या होता है, एक जैसा होता है। तो कहते हैं क्या कि कुछ प्रॉपर्टी जो है सबका एक दूसरे से क्या करता है, क्या एडजेक्ट नहीं मिलता है बच्चों, एडजेक्ट नहीं है, एकदम सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम, है ना। तो क्योंकि इन सबों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इन सबों की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है, इसलिए क्योंकि ये कैसे टच कर रहे हैं दूसरे को, डायगोनली, सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो ध्यान रहे, आपसे पूछ सकता है कि लिथियम का किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप को हम डिफाइन भी कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट 3
एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड shows similar property with second period of element, sorry, third period of element, है ना, third period of element. They are connected diagonally, so this is called diagonal relationship. ध्यान है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप में। तो बच्चों हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप को भी कंप्लीट कर लिया है। एक और हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, लैटिस एनर्जी। ध्यान समझिए इस बात को, लैटिस एनर्जी क्या है, कहते हैं कि कोई भी 1 मोल ऑफ गैसेस एटम, कोई 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस, ठीक है ना, तो उस 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा एट एसटीपी, ठीक है ना, एट एसटीपी, उसी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी कहता है ना बच्चों, वो एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, तो इसका हम लोग डेफिनेशन ले सकते हैं, द कन्वर्शन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of gas converted into solid at STP, ठीक है ना, at STP is called what, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है बच्चों, लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लैटिस एनर्जी होगा वो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज घटेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी उससे क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आज ये खत्म हो गया हम लोगों का, हम लोगों ने एक चैप्टर को खत्म कर लिया है, यानी कि इसको हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कहते हैं, या इसको हम लोग सिंपली पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो चलिए एक चैप्टर का बोझ और कम हुआ हम लोग के ऊपर से, और हम लोग अगले क्लासेस, अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। बस वेट कीजिए अगले वीडियो का केमिकल बॉन्डिंग का, और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, थैंक यू।